फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का आज का होमवर्क का चौथा दिन है, जिसमें से हम लोग 3 दिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक आउट कर चुके हैं और ये रिवीजन के मकसद से वीडियो को बनाया जा रहा है। आप लोग अगर इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर जुड़ जाइए, और जिससे कि जो डेली होमवर्क दिया जाता है उसमें आपको हेल्प मिलेगा और जीके के लिए कंटिन्यूटी आपकी बने रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज एनसीईआरटी सार संग्रह ज्योग्राफी चैप्टर से हम लोग आज डे 4 के जो होमवर्क था उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर टिक आउट करेंगे। और हाँ, आप लोग किताब लेकर खोल के सामने बैठिए बुक को, जिससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे उसको आपको टिक करते जाना है और रिविजन में आपको वही काम करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जलवायु के बारे में बात किए थे। भारत की जलवायु कैसी है, कहाँ से पवन चलती है, कौन सी पवन चलती है, कौन सी हवा चलती है, इस तरह से कल बात किए थे। आज उसके आगे के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समानता कब से कब तक होता है। तो दक्षिण पश्चिम जो हमारा जो मानसून मेन मानसून है वह उसका समय लगभग कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय अंतराल कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक। अच्छा क्वेश्चन है, टिक मार लीजिए। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है, तो केरल में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, छोटा नागपुर के पठार में। अच्छा क्वेश्चन है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर के पठार में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्या तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, छोटा नागपुर के पठार में। अगला नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के समय समान महीने कौन सी होती है। जो तमिलनाडु में जो मानसून चलता है उसका समान महीना कौन सी होती है, नवंबर और दिसंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन है। कल भी बात कर चुके थे इसके बारे में। मानसून को प्रभावित कौन करेगा, अल नीनो, ला नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार। ये वीवीआई क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसको ऑप्शनली बना के एग्जाम में आ सकता है कि भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन हैं, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ला नीनो, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर पूर्वी मानसून में जो वर्षा कहाँ पर प्राप्त करता है, तो तमिलनाडु में। सबसे पहला बार मौसम कहाँ था, केरल में। लेकिन उत्तर पूर्व की मानसून की बात करेगा तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के किन क्षेत्रों में औसतन सर्वाधिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है। तो कहाँ कहाँ, पश्चिमी राजस्थान और जम्मू कश्मीर में औसतन वर्षा 200 मिलीमीटर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमृतसर एवं शिमला में लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी जलवायु में भिन्नता क्यों पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, तब भी जलवायु में भिन्नता क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसके ऊंचाई के कारण भिन्नता पाया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक आउट पहले ही कर लीजिए। कॉफी वर्षा चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून में बौछार से कर्नाटक में। तो कॉफी वर्षा कहाँ होती है, आपको क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, कॉफी वर्षा कहाँ होती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। इसको कैसे याद करना है, तका से कॉफी, अक्का से कर्नाटक। तो कॉफी वर्षा चेरी ब्लॉसम का संबंध कहाँ से है, कर्नाटक में। कौन से मानसून से, तो पूर्वी मानसून से। आम्र वर्षा कहाँ होता है, केरल और कर्नाटक में। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन ये सब है, टिक मारते चलिएगा। कॉपी बुक को खोल कर रखिए और टिक मारते चलिए। अगर कॉफी की बात करेंगे तो कर्नाटक में, आम्र वर्षा की बात करेंगे तो कर्नाटक, केरल दोनों में।
भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो आपको सिंपल सी बात है, जहाँ पर मरुस्थल रहेगा वहाँ पर दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो दैनिक तापांतर की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून का प्रकोष्ठ के लिए किसे उत्तरदायी तो माना जाता है? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम को। काफी वीवीआई क्वेश्चन दोनों है। क्या पूछा था कि मानसून के प्रकोष्ठ के लिए किसे उत्तरदायी तो माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। किसे? पूर्वी जेट प्रवाह को। आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये वर्षा के बारे में है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कहाँ कहाँ पर कौन सी वर्षा होता है आप लोग इसको खुद पढ़िएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है वृष्टि छाया। वृष्टि छाया के बारे में बहुत बार पूछ चुका है। अल्पतम वर्षा वाला क्षेत्र और वृष्टि छाया प्रदेश वाला क्षेत्र, तो इसको बारे में पढ़ देते हैं। अगर हम अल्पतम वर्षा के बारे में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में वृष्टि छाया माने रेन शैडो रीजन है। तो रेन शैडो रीजन कौन कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और लद्दाख, पश्चिम बंगाल में अधिकतर 50 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। तो अल्पतम वर्षा वाले क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्पतम वर्षा वाले क्षेत्र में सबसे कम वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम कहाँ कहाँ होती है? लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में। और वृष्टि छाया की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है मृदा। क्या है आज का टॉपिक? है मृदा। तो मृदा जब भी आएगा मन में, मृदा से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आता है, खादर मिट्टी के बारे में पूछता है, बागर मिट्टी के बारे में पूछता है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी कौन सी है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी के बारे में पूछता है, रेगुलर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है। ये सब मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यही सब एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिट्टी कितने प्रकार के हैं? मिट्टी का सर्वप्रथम देखिए कौन कौन मिट्टी है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और वन मिट्टी। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको टिक आउट करना है। जलोढ़ मिट्टी पूछता है, काली मिट्टी पूछता है, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी, और उतना नहीं पूछता है। तो ये जो 1 2 3 4 5 गो है, आपको इसको पूरी अच्छी तरह से पूरी तरह से याद कर लेना है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस भाषा से हुई? क्वेश्चन है मृदा शब्द की उत्पत्ति, यहां से जूम कर देते थोड़ा सा। चलिए मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुआ? सोलम से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुआ? तो किस लैटिन भाषा से? सोलम लैटिन भाषा से हुआ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? वीवीआई क्वेश्चन, टिक मारते जाना। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम कछारी मिट्टी भी है। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी के नाम से। वीवीआई क्वेश्चन, इसको टिक मारते चलता है। तेजी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस वीडियो पर इसलिए आते हैं कि आपका रिवीजन हो, ना कि टाइम पास हो। इसलिए रिवीजन के लिए तेजी में ही करना अच्छा रहता है। रेगुर मिट्टी का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। वीवीआई क्वेश्चन। मालाबार पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी का। वीवीआई क्वेश्चन। तो मालाबार पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी के। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। लेकिन पठार की बात करेगा तो मालवा की पठार। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मृदा को। क्वेश्चन काली मिट्टी से बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? तो कपास की। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में। पठार की बात करेगा तो मालवा का पठार। आगे, और स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी होगी? काली मिट्टी हो गई। कपास की खेती किसमें किया जाता है? काली मिट्टी में। अब हम लोग पढ़ेंगे लाल ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। जो रंग मिट्टी का रंग पीला लाल होता है, किसके कारण होता है? तो मिट्टी का अगर हम रंग लाल की बात करेंगे तो किसके कारण? ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्साइड के कारण होता है। और अगर पीला की बात करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला, लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे तो लेटेराइट मिट्टी किन किन राज्यों में पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। लोहे की अधिकतम मात्रा कौन सी मिट्टी में दिनों दिन इनफर्टिलाइज होती जा रही है, मतलब अनु उर्वरक होती जाती है? तो लेटेराइट में लोहे की मात्रा दिनों दिन क्या हो रही है? खत्म हो रही है।
आगे भारत में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। भारत की क्षारीयता को कम भारत में मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विवाह क्वेश्चन है। अगर मृदा की मात्रा में क्षारीयता की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। और यही अम्लीय रहेगा तो आपको कमेंट में बताना है कि अगर मृदा अम्लीय अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। हम तो क्षारीय बता दें जिप्सम का प्रयोग, लेकिन अम्लीय आपको बताना है कमेंट सेक्शन में किसका प्रयोग। लेटेराइट मिट्टी, नेक्स्ट नंबर, लेटेराइट मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में। देखिए मालाबार तटीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। आगे है सबसे कम जल धारण, मतलब कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें सबसे कम पानी ताड़ने की क्षमता होती है? तो बलुआही मिट्टी। आगे बात करते हैं चिकनी मिट्टी में क्या होती है सबसे अधिक पानी छाड़ने की? क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करते जाइएगा। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसलें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और उससे क्या होता है आप लोग समझते ही होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं चंबल घाटी। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवलानिका अपर्दन, गली इरेशन। तो चंबल घाटी का जो निर्माण हुआ है किस प्रक्रिया से हुआ है? तो अवलानिका अपर्दन से। काफी विवाह क्वेश्चन है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटराइट मिट्टी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे मिट्टी का एक इंपॉर्टेंट लूसेंट से भी जब चलेगा तो मिट्टी का इससे ज़्यादा थोड़ा पूछता है, तो मिट्टी के लिए हम लूसेंट का वीडियो को जब हम टारगेट करेंगे ज्योग्राफी तो उसमें भी अच्छी तरह से डिटेल में एनालाइज करेंगे। चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी का है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डोमट मिट्टी। डोमट मिट्टी में कौन से कण पाए जाते हैं? तो डोमट मिट्टी में कौन से कण पाए जाते हैं? गाद और मृत्तिका व रेत। मतलब रेत पाया जाता है, मैंने बालू, गाद और मृत्तिका पाया जाता है। दोमट मिट्टी में क्या क्या पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका और रेत। टिक मान लीजिएगा, इसको भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। भारत की मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो भारत की मृदा में कौन सी कमी है? जस्ता की। किस चीज़ की कमी है भारत की मृदा में? जस्ता की। पॉइंट को मार लीजिए, टिक आउट कर लीजिए। गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी क्या करते हैं? काफी विवाह क्वेश्चन कुछ पूछे चाहने मगर इसको जरूर पूछता है। काली मिट्टी में काली मिट्टी के बाद दूसरा टॉपिक कौन इंपॉर्टेंट है? खादर और बांगर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है, इसको सार मार के अथी कर लीजिए, टिक आउट कर लीजिए कि पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई मिट्टी को आपको कमेंट बताना है कि नई मिट्टी को क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया जो हम पूछे थे। क्षारीय के लिए किसका प्रयोग? जिप्सम का। और अम्लीय के लिए किसका प्रयोग? लाइम एवं चूना का। तो आपको कमेंट में भी बताने में आराम हो जाएगा। चलिए आगे इसको भी टिक आउट कर लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन एवं चूने की कम मात्रा पाई जाती है। जो लवणीय मृदा होता है उसमें कौची कम मात्रा में पड़ता है? किस किस चीज़ की मात्रा कमी होती है? नाइट्रोजन एवं चूने की। तो इसमें 3 क्वेश्चन बना। अगर क्षारीयता को दूर करना है तो जिप्सम का प्रयोग, अम्लता को दूर करना है तो चूना पत्थर का प्रयोग, चूना का प्रयोग, और लवणीय मृदा में किसकी मात्रा कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन एवं चूने की। जैव मृदा की रंग नीला क्यों होता है? तो नीला होने का कारण क्या है? फेरस व आयरन के कारण। किसके कारण के कारण? देखिए लाल के बोलेंगे तो ऑक्साइड, लाल की बात किए थे कौन? ऑक्साइड। आपको कमेंट में बताना है कि मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है? लाल तो हम लोग बता दिए ऑक्साइड, आपको पीला बताना है। और यहाँ पर पूछा गया नीला, तो नीला क्यों होता है? फेरस आयरन के कारण। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसकी? कैल्शियम। ऐसे भी राजस्थान में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है मिट्टी में, तो किसमें अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? काफी विवाह क्वेश्चन, नाइट्रोजन की। देखिए अगर हम तत्व की बात करेंगे कौन सी तत्व अधिक पाया जाता है, कौन सा मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। लेकिन अगर वही बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा में किसकी कमी पाया जाता है? तो नाइट्रोजन की। किसकी कमी पाया जाता? तो नाइट्रोजन की। आगे, मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जाता है? विवाह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। पेड़ लगा कर मिट्टी को रोककर बांध अच्छे से बनाकर। अब हम लोग बात करेंगे अम्लता और क्षारीयता को। अगर देखिए अम्लता का ऐसे पार दीजिए, सॉरी ऐसे पारिए एक लाइन। देखिए यहाँ पर लिखिए 7, ये 7 हो गया उदासीन। यही देखिए 7 के आगे बढ़ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो क्या हो जाएगा? क्षारीयता। 7 के पहले 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा तो वह हो जाएगा अम्लीयता। यही था इसका पूरा का सार। सॉरी, यही था पूरा का सारांश।
देखिए 1 से लेकर 7 था, तो 1 से 6 तक क्या हो जाएगा अम्लीयता, 8 से लेकर 9 14 तक क्या हो जाएगा क्षारीयता, और बीच में उदासीन। तो आज का वीडियो आपको ज्योग्राफी का कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सा हम भी मेहनत करते हैं, और इसी तरह से आपको वीडियो आता रहेगा। कल डे 4 का टारगेट आपको जल्दी ही 3 बजे मिल जाएगा। और सॉरी आज मिल गया है, तो आप लोग उसे जाकर वहाँ पर देखिए कौन कौन सा टास्क मिला है, उसको आप पूरा कीजिए। और नहीं समझ में आने पर आप टेलीग्राम पर कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल नंबर पर आप लोग मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं क्या। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।